हेलो फ्रेंड्स, आपका आयुष एजुकेशन में स्वागत है। बेटा सीयू सिलेक्शन सीरीज में या क्रैश कोर्स की सीरीज में आज हम लेके आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 1, जिसमें हम लोग डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ेंगे और कुछ एटॉमिक मॉडल देखेंगे। बेटा चूँकि ये क्रैश कोर्स है, टाइम बहुत कम है, तो हम जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हीं को यहाँ बोर्ड पे लिखवाएंगे और जो कम इम्पोर्टेंट है या आपने पहले से ही पढ़ रखा है तो मैक्सिमम चीज़ें हम क्या करेंगे, ओल्डली आपको रिवाइज करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की थी? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन को नोबेल प्राइज भी मिला था 1906 में फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंडक्शन इन एयर। तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने। बेटा इन्होंने क्या किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था और उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। तो उन्होंने पाया कि कैथोड से कुछ रेज निकलती हुई एनोड की तरफ मूव करती हैं, इसलिए उनको इन्होंने नाम दे दिया था कैथोड रेज। बाद में कई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और पता चला कि ये वास्तव में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इनके जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रॉपर्टीज को हम बता दे रहे हैं आपको कि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे यानी कैथोड रेज थी, ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती थी क्योंकि ये शैडो का फॉर्मेशन कर रही थी। अगर हम अदर पॉइंट देखें तो अगर इनके रास्ते पे अगर हम लाइट पैरेलल व्हील को ही रखते हैं तो ये क्या कर रही थी, उससे टकरा के उनको रोटेट कर दे रही थी। यानी जो कैथोड रेज हैं वो लाइट पैरेलल व्हील को रोटेट कर दे रही थी, और रोटेट तभी कर पाते हैं जब किसी पार्टिकल में मोमेंटम हो, यानी उसमें मास भी हो और वेलोसिटी हो। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, जो कैथोड रेज थी, इसमें मोमेंटम भी था और काइनेटिक एनर्जी भी थी। तीसरा पॉइंट देखें कि कैथोड रेज को किसी हैवी मेटल्स पे हम डालते थे तो वो हीटिंग इफेक्ट शो करती थी। एज वेल एज अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट कर रहे हैं हैवी मेटल्स पे तो एक्स-रे प्रोड्यूस करती हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स थे यानी जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे या कैथोड रेज थी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की थी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती हैं। तो अगर हम इनको बैटरी के पॉजिटिव प्लेट के पास ले जाएं, ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं कि एक नेगेटिव प्लेट है एक पॉजिटिव प्लेट है, उसके बीच से गुजारा जाए तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद ही नेगेटिव चार्ज है, तो जो पॉजिटिव प्लेट है अट्रैक्शन के कारण वहां पर मुड़ जाती है, जिससे ये कंफर्म होता है कि इनमें क्या होता है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। बाद में और एक्सपेरिमेंट किए गए तो इन पे चार्ज पता चला कि जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स था वो -1.6 × 10⁻⁹ कूलम है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी बच्चों को याद ही होगा, बहुत जगह यहाँ पर यूज होगा आपके पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री में। यहाँ हम देखें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका स्पेसिफिक चार्ज। जो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना होता है, चार्ज अपॉन मास रेशियो। तो अगर आपको पूरा वैल्यू एज इट इज याद है तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और इसकी जो वैल्यू आएगी 1.75 × 10⁻11 कूलम पर केजी के नियर अबाउट आएगी। यानी स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 1.75 × 10⁻11 कूलम पर केजी। अगर आप भूल जाएंगे ये वैल्यू तो चार्ज अपॉन मास का रेशियो आप निकाल लेना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन आता है, क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास रेशियो यानी स्पेसिफिक चार्ज उस डिस्चार्ज ट्यूब या कूलिंग ट्यूब में जो गैस भरी है उस पर डिपेंड करता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास रेशियो यानी स्पेसिफिक चार्ज उस गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। जबकि यहाँ प्रोटॉन में जो स्पेसिफिक चार्ज होता है प्रोटॉन का, वो डिस्चार्ज ट्यूब में भरी हुई गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। तो अब देखते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। इन्होंने भी डिस्चार्ज ट्यूब लिया और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, थोड़ा सा चेंज किया जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन जी कर रहे थे। तो उन्होंने पाया कि एक और नए नेचर की, एक अलग ही नेचर की बीम मिलती है, जिसको इन्होंने क्या कहा, एनोड रेज कहा। बाद में और स्टडी की गई, डिफरेंट गैसेज को उनमें भरा गया डिस्चार्ज ट्यूब में। जब हाइड्रोजन को भरा गया तो फिर पता चला दी ज़्यादा प्रोटॉन्स, बीम ऑफ प्रोटॉन्स। तो इनकी भी सारी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन्स की तरह ही है कि ये भी स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं,
ये भी क्या करेंगे कि शैडो का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो बीम ऑफ प्रोटॉन है ये भी क्या करेंगे, लाइट पैरेलल व्हील को रोटेट कर देती है, यानी इनमें भी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम होता है। ये भी हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं। अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें तो प्रोटॉन्स का जो स्पेसिफिक चार्ज होता है, यानी चार्ज अपॉन मास रेशियो, अगर हम चार्ज की बात करें प्रोटॉन की तो इसकी वैल्यू होगी प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। याद ही होगा मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है आपका 1.672 × 10⁻⁻27 kg नियर अबाउट। और स्पेसिफिक चार्ज जो होता है वो होता है चार्ज अपॉन मास रेशियो, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 1.672 × 10⁻27, और ये वैल्यू आएगी नियर अबाउट 9.58 × 10⁻7 कूलम पर kg। दिस इज द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द प्रोटॉन। और ये डिपेंड करता है डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस फिल्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। तो जो डिस्चार्ज ट्यूब में भरी है गैस उसके साथ वेरी करेगा ये, क्योंकि वहां पर मास किसका लिया जाएगा, उस गैसियस आयंस का, जो गैस वहां पर भरी है। तो ये तो प्रोटॉन तो तब आए वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लेंगे, क्योंकि जब हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, प्रोटॉन। तो वहाँ पर मास क्या होगा, मिनिमम। एक चीज और, इसका जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो नियर अबाउट हाइड्रोजन के कितने टाइम्स होता है, 1/1837 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के 1/1837 टाइम्स होता है, जबकि मास ऑफ प्रोटॉन नियर अबाउट द मास ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल होता है। अब न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, चैडविक ने। क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं तो बहुत ही काफी लेट इनको डिस्कवर किया गया, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये चार्जलेस होते हैं, जबकि मास इसका होता है 1.675 × 10⁻⁻27 kg। तो यहाँ पर हम देखें तो इसका चार्ज अपॉन मास रेशियो यानी स्पेसिफिक चार्ज कितना आएगा, 0, क्योंकि 0.something दैट इज द 0। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं एटॉमिक मॉडल्स। तो एटॉमिक मॉडल्स में अगर जे थॉम्पसन की बात करें तो ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये फेल भी हो चुका था एटॉमिक मॉडल, जे थॉम्पसन एटॉमिक मॉडल, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन इस पे आ सकता है। तो जे थॉम्पसन मॉडल की बात करें तो इन्होंने कहा था जो एटम है वो सॉलिड पॉजिटिवली चार्ज मास होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से एम्बेडेड होते हैं कि पूरा का पूरा जो एटम है वो न्यूट्रल रहे। ये इलेक्ट्रॉन हो गए। तो एक बार क्वेश्चन आया कि 2021 में IIT मेंस में कि अगर हम मान लें कि जो जे थॉम्पसन का एटॉमिक मॉडल है वो सही है और रदरफोर्ड अपना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो अल्फा पार्टिकल जब इनसे टकराएंगे तो क्या उसमें ऑब्जर्वेशन होगा। तो ऐसे ही एक ऑप्शन में था कि सारे अल्फा पार्टिकल विदाउट डेविएशन पास हो जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सॉलिड मास है तो सारे पास नहीं हो सकते हैं। एक ऑप्शन था कि सारे के सारे अपने पास को रिट्रेस करेंगे 180 डिग्री पे, ये भी सही नहीं है। ठीक है कि 180 जरूर थोड़ी है, 180 पे ही वो तो डिपेंड करेगा कि कहाँ पर मास है, कहीं पर कहाँ पर ज़्यादा मास है, कहाँ पर कम मास है, कहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहाँ पर मतलब कि क्या नेचर है। तो एक ऑप्शन था उसमें कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट एंगल्स पर डेविएट हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल सही आंसर था। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो एटम्स होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव सॉलिड मास होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं इस तरह से कि जो टोटल चार्ज है एटम का वो 0, जो एटम है वो न्यूट्रल रहे। फिर आए थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या कहा था कि जो एटम है, मान लो उन्होंने थिन गोल्ड फाइल ली और देखा कि वहाँ पे अल्फा पार्टिकल काफ़ी निकल रहे हैं, कुछ अलग अलग एंगल से डेविएट हो रहे हैं, बहुत ही कम 2000 में से 1 अल्फा पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर माइक्रोस्कोपिकली देखें तो एटम ये है, अल्फा पार्टिकल अधिकतर क्या हो रहे थे, पास होते जा रहे हैं इस तरह से, और कुछ अल्फा पार्टिकल डिफरेंट एंगल से डेविएट हो रहे हैं इस तरह से, लाइक दिस, और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल यानी 2000 में से 1 अल्फा पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस कर रहे हैं।
यानी ये 180 डिग्री पे क्या कर रहे हैं, लौट जा रहे हैं, बहुत ही टू 1 आउट ऑफ 20,000 यानी 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है। इट मीन्स बहुत ही छोटा सॉलिड पॉजिटिव मास प्रेजेंट है एट द सेंटर ऑफ एटम, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो देखो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन साथ में देखते जाते हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर पासेस विदाउट एनी डेविएशन। इट मीन्स मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो और एम्प्टी। सब और दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि सम अल्फा पार्टिकल आर डेविएट एट डिफरेंट एंगल। इट मीन्स अ सॉलिड पॉजिटिव मास इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम एट एनीवेयर। और थर्ड जो पॉइंट था कि वेरी फ्यू और 1 आउट ऑफ 20,000 alpha particle retrace its path at 180 degree. It means very small positive dense mass is present at the center of atom, that is called nucleus. तो उनका जो न्यूक्लियर जो एटम है, तो एटम का जो साइज है, साइज ऑफ एटम जो होता है वो नियर अबाउट 10⁻⁻10 मीटर होता है, जबकि साइज ऑफ न्यूक्लियस है ये बहुत कम होता है, 10⁻⁻15 मीटर का होता है। तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जो एटम का साइज है वो कितने टाइम्स ज़्यादा होता है न्यूक्लियस से, तो आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड करने पे आपका आएगा 10⁵ टाइम्स साइज ज़्यादा होता है एटम का न्यूक्लियस से। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप ऐसे समझ लो कि जैसे कि कोई क्रिकेट की मैदान है, क्रिकेट का फील्ड है, तो वो हो गया एटम, ठीक है। और जो अंदर जो गेंद है, एक बॉल है, बॉल का साइज हो गया न्यूक्लियस के। मतलब कंपैरिजन में ऐसा कह सकते हैं कि जो बॉल है वो न्यूक्लियस है, कितना स्मॉल है आप एक आइडिया लगा सकते हैं, और जो एटम है वो पूरा का पूरा क्रिकेट का मैदान है। तो रदरफोर्ड का लेकिन ड्रॉबैक भी था, क्योंकि मैक्सवेल थे साइंटिस्ट, उन्होंने ये प्रूव किया था अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो कि एक्सीलरेशन में हो तो एनर्जी का लॉस करता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस करेगा। तो इनसे कहा गया रदरफोर्ड से कि भाई जब इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स तो भैया नेगेटिव चार्ज होते हैं। इन्होंने कहा हाँ, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होते हैं और आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलरली घूमते रहते हैं न्यूक्लियस में, तो भैया जब इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव चार्ज है और सर्कुलर में घूम रहे हैं, तो उनमें क्या होगा, सर्कुलर मोशन के कारण एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होने के कारण ये क्या है, ड्रॉबैक बता रहे हैं। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होने के कारण ये एनर्जी को लूज करेंगे, और एनर्जी जब लूज होती जाएगी तो अपोजिट नेचर होने के कारण, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव नेचर होने के कारण ये न्यूक्लियस में कोलाइड हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में कोलाइड हो जाएगा कुछ समय बाद, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है। यानी तो एटम है वो स्टेबल है रियल में, लेकिन उन्होंने कहा, मैक्सवेल ने फंसा दिया कि अगर आप कह रहे हैं वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो यहाँ पर वो एनर्जी लूज करेगा और जाके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कोलाइड कर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता। तो इसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो एक ड्रॉबैक ये था। और दूसरा ड्रॉबैक था कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन है उसके अरेंजमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया आपने। तो यहाँ पे ये इनके दो